250 में से इन्हें कुल प्राप्त अंक मिले हैं 156, जो कि काफ़ी अच्छे अंक हैं। ये यहाँ पे फीडबैक दिया हुआ है। उत्तर काफ़ी अच्छे हैं। पाठ्यक्रम पर पकड़ से शब्द है। खंड का निम्नलिखित काव्यांशों की लगभग 150 शब्दों में ससंदर्भ व्याख्या करते हुए उनके काव्य सौंदर्य का उद्घाटन कीजिए। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजियो मनो तारन बिगड़ी, बारक बार में तारी। यहाँ पे संदर्भ दिया हुआ है, प्रसंग भी है। और फिर यहाँ पे व्याख्या। ठीक है, इसी फॉर्मेट में हमें हिंदी साहित्य के ऑप्शनल के पेपर जो है वो लिखना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है ना अंडरलाइन किए हुए हैं। शिल्प पक्ष दिया हुआ है यहाँ पे, भाषा ब्रज भाषा छंद, यहाँ पे मिले हैं 6.5 अंक 10 में से, जो काफ़ी अच्छे अंक है। ये क्वेश्चन नंबर का बिलगजनी मानो उदो प्यारे। यहाँ पे उन्होंने एक नवाचार किया है, संदर्भ प्रसंग को उन्होंने मिक्स कर दिया है। क्वेश्चन नंबर का फागुन पवोरा झकापकी। रवि कुमार सियाग ने काफी अच्छी हैंड राइटिंग में यहाँ पे अपनी कॉपी लिखी है। इम्पोर्टेंट शब्दों को जो है अंडरलाइन किया गया है। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। काव्य संदर्भ की भाषा परिभाषा, यहाँ पे विशेष लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी साहित्य में। तुलसीदास द्वारा दास्य भक्ति के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की गई है। भाषा सरल सहज व सौंदर्यपूर्ण। 6.5 अंक दिए गए हैं 10 में से। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर टा, जिन श्रेष्ठ शोधों से सोगायक श्रुति सुधा थे प्रस्तुत पंक्ति आधुनिक काल के राष्ट्रपति।
गुप्त जी की उद्बोधनमूलक पंक्तियां वैसी ही जैसे हाल के मुद्दत की। प्राय रवि कुमार से आपको 6.5 अंक मिल रहे हैं 10%। अभी तक के प्रश्नों में कबीर की वाणी बताता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। इस मत के परिप्रेक्ष्य में कबीर के काव्य का अनुशीलन कीजिए। कबीर की भक्ति भावना बताती है। गगना पवना दोनों में चाहिए। दो प्रकार की पेनों का उपयोग किया है, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक पेन का इस्तेमाल इन्होंने प्राय उदाहरण देने के लिए किया है, जैसे गगना पवना दोनों बिन से कह गया जोक तुम्हारा पकड़ी टेक। हिंदी साहित्य में उदाहरणों को महत्वपूर्ण योगदान रहता है जो आंसर में 4 चांद लगा देते हैं। बीस में से 12.5 नंबर, अति उत्तम। क्वेश्चन नंबर ख, असाध्य वीणा के आधार पर अज्ञे की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। असाध्य वीणा जो अज्ञे की रचना है, इस पर उनकी काव्य भाषा का प्रकाश डालें। असाध्य वीणा की संवेदना के रूप में अज्ञे ने अपना मौलिक काव्य शास्त्र रचाई है। इसकी भाषा भी अज्ञे के भाषाई प्रयोग की सिद्धावस्था है। तद्भव शब्द अज्ञे का गंध से देशज व ध्वन्यात्मक गुण। अज्ञे की भाषा में प्रसंगानुसार इन दोनों तत्वों का प्रयोग भी दिखता है। महवे की आवाजें, वर्षा बूंदों का टपकना, अन्य की सौंधी खुशबू आदि प्रसंगों में ध्वन्यात्मकता का गुण दिखाई पड़ता है। यहाँ पे उदाहरण देकर इन्होंने प्रमाणित किया है इसे। बंदे समय बन बंधुओं की नाना विधातु तृप्त पुकारे। इस प्रकार अद्भुत भाषा कुशल शब्द प्रयोग जैसे कारणों से अज्ञे की गिनती कालिदास जैसे रचनाकारों में की जाती है। वेरी गुड, 15 में से 9.5 नंबर। क्वेश्चन नंबर का, निराला अपने समय की आवश्यकता अनुसार प्रसंग का चयन, प्रसंग का विस्तार तथा प्रसंग की व्याख्या करते हैं। क्या निराला की यह विशेषता राम की शक्ति पूजा में भी दृष्टिगत होती है? विवेचन कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है। आओ देखते हैं कैसे लिखा इन्होंने। निराला का काव्य वितरक काव्य है। वे किसी काव्य धारा का अंधा अनुकरण नहीं करते, बल्कि उस समय में अपने व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी कविता में परिवर्तन करते चलते। शुरू के समय में जूही की कली जैसी कविता के माध्यम से छायावादी
और राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्य के केशोरी गलतियां कर दी। हिंदी साहित्य में गलती नहीं करना, पकड़े जाओगे नहीं तो। अनुभूतियों के व्यक्त करते हैं तो छायावादी समय में बादल ना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन किया है। ये इनकी एक अच्छी खासी विशेषता है जिसे हमें यूज करना है। आगे कुकुरमुत्ता जैसी यहाँ पे उपसंहार भी देना है अपने को। उपसंहार जो 4 चांद लगा देता है आंसर में, ये जो लिखना है अपने को। आगे की कुकुरमुत्ता जैसी कविता द्वारा प्रगतिवादियों की आंतरिकता पर चोट करना है जिस कथन को पुष्ट करता है। 15 में से 9 नंबर। गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का नागार्जुन जनजीवन, धरती व मानव प्रेम के पीछे विचार कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। नागार्जुन के बारे में नामवर सिंह ने कहा है कि नागार्जुन ही आधुनिक भारत में सच्चे जनकवि है, अतः जनकवि होने के नाते उनका प्रेम भी जनमानस, धरती व मानवीय संबंधों के अनुरूप होगा। नागार्जुन की कविता जनमानस को प्रेरित करने व संबोधित करने के उद्देश्य से लिखी गई है। इस हेतु विचारधारा भी आंतरिकता से न स्वीकारते हुए कहते हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। इसी के अनुरूप अपनी कविताएं भी जैसे उसके बाद अकाल की पूजा। ये 2 पेनों का यूज जरूर करना है, इससे क्या है आंसर अपना हाईलाइट हो जाता है। और इम्पोर्टेंट शब्दों को अंडरलाइन करना जरूरी है। वे धरती का वर्णन किसान भाव से करते हुए कहते हैं कि अब की बार मैंने ज़ेवर देखी, सुनहरी पकी फसलों की मुस्कान। वाह वाह। इसी प्रकार उनकी धरती में अभिजात तत्व नहीं बल्कि सामान्य जनजीवन के कटहल, भुट्टे, नेवला आदि हैं जिन्हें लाकर उनकी कविता समृद्ध होती है। जैसे आहा कैसा सुंदर पका है यह कटहल, अटा कैसा महमा करता है यह कटहल। अंतिम स्तर पर जब वे मानवीय संबंधों पर वर्णन करते हैं तो उनका प्रेम उदात्त प्रेम नहीं बल्कि सामान्य जनजीवन होता है। इसमें सहजता है, उच्च उपमा नहीं। तुम्हारी यहाँ द्वंतरित मुस्कान, तुम्हारी यहाँ तंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान। वाह। इसी प्रकार इस प्रेम का विरह भी सहज है जो पति पत्नी दूर रहने का वर्णन करता है। घोर निर्जन में परिस्थिति में दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। शादी नागार्जुन निराला की सरोज स्मृति की भांति वात्सल्य का वर्णन किया है जो कि एक प्राइवेट बस ड्राइवर का अपनी पुत्री को लेकर है। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या 7 साल की बेटी का पिता तो है। ये यहाँ पे इन्होंने उपसंहार दिया है, निष्कर्ष दिया है। इस प्रकार नागार्जुन का कविता संसार उन्हें जनजीवन से जोड़ता है, वो प्रकृति व सहज ग्रास्तिक प्रेम का पुजारी घोषित करता है। वेरी गुड। 20 में से 12.5 नंबर, बहुत अच्छा आंसर लिखा। क्वेश्चन नंबर का भारत भारती के आधार पर मैथिली शरण गुप्त की भविष्य दृष्टि पर प्रकाश डालिए। 15 नंबर का भारत भारती कविता के माध्यम से गुप्त जी ने ये इंट्रोडक्शन दिया है इन्हें पहले। गुप्त जी भविष्य में भारत को आर्थिक शक्ति संपन्न कल कारखाना युक्त बनाना चाहते हैं ताकि भारत का कच्चा माल विदेश न जाए बल्कि भारत में कल कारखानों के द्वारा वस्तु बनने लगे। मेड इन इंडिया, मेड इन के बाद बस हो अब इंडिया हर वैचारिकता के स्तर पर गुप्त जी आधुनिक ज्ञान से भारतीय जनजीवन का परिचय कराना चाहते हैं। वो शिक्षा में विज्ञान को समाहित करना चाहते हैं। साहब यूरोपियन हिस्ट्री ना अब हमें सिखलाई, बेलून की रचना करके कृपा दिखलाई। तीसरे स्तर पर गुप्त जी साहित्य को नई दिशा प्रदान कर रीतिकालीन मानसिकता युक्त कविता खंडन करते हैं। वो भविष्य में उद्देश्यमूलक कविता की स्थापना को तरजीह देते हैं। केवल मनोरंजन में कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। गुप्त जी चाहते हैं कि संपूर्ण भारतीयों को जोड़ने व आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है और उनके भविष्य में यह कार्य भी समाहित है निज भाषा हमारी नहीं जिसमें जान सके हम विचार सब कहें।
अंततः गुप्ता जी की भविष्य दृष्टि भारत के जनमानस को एकीकृत कर व राष्ट्रीय भावना से जोड़कर भारत के हित में प्रयासरत बनाकर भारत को विकसित करने पर बल देती है। उठो दीनबंधु, भारत को पुनः अपनाई, भगवान भारत को भी पुण्य भूमि बनाई। इस प्रकार गुप्ता जी की भविष्य दृष्टि में परिवर्तन पर बल, विज्ञान का विकास, राष्ट्रीयता की भावना और आर्थिक विकास का भाव मुख्यतः स्थित है। 15 में से 9.5 नंबर, काफी अच्छे नंबर है भैया, वेरी गुड। प्रश्न नंबर का, प्रगतिशील जीवन मूल्य में आस्था रखते हुए मुक्तिबोध लकीर के फकीर नहीं है और अनुभवजन यथार्थ पर अधिक यकीन रखते हैं। ब्रह्म राक्षस कविता के संदर्भ में इस कथन पर विचार कीजिए। मुक्तिबोध घोषित मार्क्सवादी कवि है और उनके सिद्धांतों का प्रक्षेपण उनकी हर कविता में नजर आता है। ब्रह्म राक्षस की मूल समस्या यही है कि उसका आत्मचेतस मन पूर्णतः विश्व चेतन क्यों नहीं। ये वही भाव है जिसे मार्क्स ने मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी मुक्तिबोध जो कि एक मार्क्सवादी कवि है, किंतु विचारधारा का अंधा अनुकरण नहीं करते, अनुभूति की छाप लगाकर किसी बात को प्रमाणित करते हैं वो। किंतु मुक्तिबोध विचारधारा खूंटे से बंधे कभी नहीं, बल्कि अपने अनुभव से यांत्रिक नियमों से संशोधन करते हुए चलते हैं। ब्रह्म राक्षस की समस्या में व्यक्तित्व की भावना का संप्रेषण करना इसी बात का होता है। मार्क्स के अनुसार व्यक्तित्व सामाजिक स्थितियों का उत्पाद मात्र है, किंतु मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस के सजल कुल शिष्य के माध्यम से बताया कि इसमें व्यक्ति ही नहीं है, यह सामाजिक कानून कुछ नहीं दे सकता। ये उदाहरण के माध्यम से इसे प्रमाणित किया है। मेरा उसमें होता उन दिनों मिलन यदि तो यह तो उसकी स्वयं की कर्म है, बताता उसे आंतरिकता का मूल्य। निष्कर्ष नहीं। इसी प्रकार सजल और शिष्य के माध्यम से बताया कि आत्मचेतस का पूर्णता विश्व चेतस में रूपांतरण संभव ही नहीं। कम से कम 10 बिंदुओं तक तो आलोचना बनी रहती। आत्मचेतस किंतु इस प्राणमय व्यक्तित्व में भी अनबन विश्व चेतस ने बचा। दूसरा संशोधन मुक्तिबोध ने इस स्तर पर किया है कि सजल और शिष्य के रूप में भावनाओं को महत्व दिया है, क्योंकि बिना भावनाओं के विचार का कर्म में रूपांतरण संभव नहीं। कविता में एक पंक्ति के माध्यम से बताते हैं कोई भी विचारधारा सत्य नहीं है, चाहे वो मार्क्सी क्यों न हो। ब्रह्म राक्षस के माध्यम से सभी विचारधाराओं में सिद्धांत कहा है, उदाहरण के माध्यम से प्रमाणित किया है। यह निष्कर्ष दिया हुआ है यहाँ पे। इस प्रकार संबंध के स्तर पर संशोधन के साथ साथ मुक्तिबोध फैंटेसी जैसे शिल्प द्वारा एक प्राचीन मार्क्स व प्रगतिवादी विचारधारा की लकीर न पीटते हुए नजर आते हैं। 15 नंबर, अच्छा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांशों के लगभग 150 संदर्भ व्याख्या करते हुए उनके रचनात्मक सौंदर्य का उद्घाटन कीजिए। क्वेश्चन नंबर का, हमने एक दूसरा उपाय सोचा, एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाए। आप लोग क्या कहते हैं? प्रस्तुत गद्यांश नवजागरण युग के प्रसिद्ध नाटक भारत दूरदर्शन के 5वें अंक में ली गई। इसके नाटककार भारतीय भविष्य में लिया गया। इस नाटककार कॉपी चेक करने वाला आपके फोल्ड पकड़ लेगा आसानी से, हाँ, उन्हें धोखा नहीं दे सकते आप। पंक्तियों में एडिटर द्वारा भारत दूरदर्शक सुधार हेतु सदैव छिछले उपायों की बताने का वर्णन हुआ है। व्याख्या, एडिटर कहता है कि भारत की आज की जो दुर्दशा का समाधान है कि हम शिक्षक सेना तैयार करें और विभिन्न प्रकार की समितियों के द्वारा विचार विमर्श करें। इसके अलावा अखबारवादी के प्रयोग द्वारा शब्दों से आलोचना कर्म करें ताकि भारत का दोबारा से उदय हो। विशेष है इसमें भारतेंदु ने तत्कालीन बुद्धिजीवियों पर व्यंग कर उनकी निष्क्रियता की आलोचना की। भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के कारणों में जनता की संवेदनहीनता व आलस्य को वर्णित किया है, जो इन पंक्तियों में दिख रहा है। भाषा जो है इसकी हिंदुस्तानी भाषा के साथ प्रसंगानुसार भाषा। एडिटर का कथन है इसलिए अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग व्यंग क्षमता जबरदस्त है। 10 में 6.5 नंबर, गुड। क्वेश्चन नंबर का, जो तुमसे भय करता है उससे तुम भी भय करते हो। शक्तिमान का भय सुषुप्त है, शक्तिहीन का जागृत। भय का कारण होने से भय अवश्य होगा, निर्भय वही है जो भय के कारण मुक्त है। तुम्हारी शक्ति से दूसरा भयभीत है तो उसका भयभीत रहना तुम्हारे भय का गुप्त बीज है। अनुकूल भूमि और ऋतु मानने से भय का बीज किसी भी समय में अंकुरित हो सकता है। आर्य ऐसी अवस्था में शक्ति अभय का नहीं भय का ही कारण है, अन्य के भय का और अपने भय का भी। प्रस्तुत पंक्तियां यशपाल के दिव्य उपन्यास से ली गई।
पंक्तियों में स्त्री चिवक द्वारा प्रतुसेन को भय के संबंध में ज्ञान दिया जा रहा है। अब व्याख्या देख लो। स्त्री चिवक कहते हैं कि भय एक पारस्परिक उदाहरण है जो एक दूसरे के प्रति होती है। शक्तिशाली व्यक्ति वे नहीं होते जिनमें भय का अभाव होता है, बल्कि वे होते हैं जो अपने भय पर विजय प्राप्त करते हैं। भय भी धारणा, हमें भी अनुपयुक्त भय से पाप उत्पन्न हो सकती है। यदि तुमसे कोई भयभीत है तो यह भय तुम्हें भी कभी जकड़ सकता है। अतः शक्ति पाकर भी भय को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये भाव पक्ष दिया हुआ है। पंक्ति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। मतलब 8-10 अपने को भाव पक्ष देना है ताकि खाना पूर्ति हो जाए। कॉपी की कला पक्ष दे दिया, सैद्धांतिक चिंतन प्रदान होने का अध्यात्म। 10 में 6.5 नंबर अंक बहुत अच्छे मिले रवि कुमार सिंह को। प्रश्न क्रमांक का, तुम मेरे संपूर्ण जीवन के प्रयत्नों को अपने वंश के भविष्य को युक्ति के मोह में नष्ट कर देना चाहते हो। महापंडित चाणक्य ने कहा, आत्मानम सतम रक्षित दारेरपि धनेरपि। पुत्र स्त्री भोग्य है, मति भ्रम होने पर मोह में पुरुष स्त्री के लिए बलिदान होने लगता है। वत्स, ऐसी ही परिस्थिति में नैतिक की महत्वाकांक्षी और परलोकगामी पुरुष के लिए नारी को पतन का द्वार कहते हैं। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध मार्क्सवादी उपन्यासकार यशपाल के ऐतिहासिक उपन्यास दिव्य से ली गई है। प्रसंग, राज्य प्राप्त होने पर एवं सीरो से विवाह होने पर भी जब प्रतुसेन उदास रहते तो उसका पिता प्रेस्त उसे समझाने के लिए पंक्तियां कहता है। प्रेस्त प्रतुसेन को समझाता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य नारी प्राप्त करना नहीं बल्कि अन्य प्रकार से सफलता अर्जित करना है। विशेष नारी दुर्दशा सफल, ये शिल्प पक्ष दिया हुआ यहाँ पे। गद्य होने पर भाषा कविता जी से ले लिए हुए हैं। ये गलत लिख दिया इन्होंने और चेकर ने इसे पकड़ लिया। ये भी अच्छे नंबर दिए 6.5-10 में से। तो बच नहीं सकते उनकी पेनी निगाह से आप, इसलिए कुछ भी आंसर नहीं लिख सकते। क्वेश्चन क्रमांक घ, कविता केवल वस्तुओं के रूप रंग में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म मनोवृत्ति में भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती। वह जिस प्रकार विकसित कमल रमणी के मुखमंडल आदि के सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्ति का सौंदर्य मन में जमाती है। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के पुरोधा निबंध पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के काव्य शास्त्री निबंध कविता क्या है से उद्धृत है। गद्यांश कविता में तो कविता काव्य साहित्य पर विचार किया। आचार्य शुक्ल के जो निबंध है चिंतामणि, इससे तो आना ही है। श्रद्धा भक्ति है, कविता क्या है, इनमें से तो आना ही है। ये तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। भाव पक्ष, दस में से 6 नंबर, 6.5 नंबर। वाह। क्वेश्चन क्रमांक डा, प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक समय, प्रत्येक हरी पत्ती गिरने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से उसको स्वर विश्व में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो जहाँ देखो बेताल बेसुरा बोलेंगे, पक्षियों को देखो उनकी चहचह कलकल छलछल में काकली में रागनी है। वाह वाह। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद के राष्ट्रीय चेतना संपन्न ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से ली गई है। पंक्तियों में देवसेना द्वारा विश्व के प्रत्येक कण कण में संगीत होने की कल्पना के साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व की व्याख्या की गई है। व्याख्या देवसेना कहती है, ये सब का है देवसेना। विशेष है इसमें प्रसाद बहु दर्शन अध्ययन है। 6.5 नंबर। 10 मार्किंग अच्छी होती है हिंदी साहित्य में। साहित्य के किसी भी साहित्य के विषय में मार्किंग अच्छी होती है। मेलांचल में डॉक्टर प्रशांत का चरित्र लेखक के सपने में आदर्शों को प्रतीक बनकर उपस्थित हुआ है और इस कारण की विश्वसनीय खंडित हो गई है। इस मत के परीक्षण डॉक्टर प्रशांत के चरित्र का अवलोकन की। मेला आंचल उपन्यास का सबसे क्रांतिकारी पक्ष है कि इसमें किसी भी चरित्र को नायक का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। आंचलिक उपन्यास होने के नाते अंचल का नायकत्व ही हमारे सामने उभर कर आता है, किंतु अंचल के पास जो चरित्र सबसे अधिक प्रभावित करता है वो डॉक्टर प्रशांत का चरित्र है। ये चरित्र संबंध निम्न बातें दर्शाई। इसके चरित्र की बातें दी गई। प्रशांत का चरित्र आदर्शवादी चरित्र, बिना द्वंद्व अवगुणों के नजर आता है। सेवा भावना, परोपकार, धन का लालच में विशेषता उसके चरित्र में समाहित है। विदेश जाकर सफल होने के बजाय पिछड़े और सेवा को उद्देश्य रखता है।
20 में से 12 नंबर, बहुत अच्छे अंक है। प्रश्न क्रमांक हाँ, दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का अनुशीलन कीजिए। कोई भी रचना समय बदलने के साथ नए दृष्टिकोण से नए अर्थ उत्पन्न करती है। प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गोदान भी समकालीन विमर्शों से चर्चा का पात्र है। दलित विमर्शों के चिंतकों ने प्रेमचंद की कहानियों यथा बूढ़ी काकी, कफन आदि का दलित विरोधी होने के कारण आरोप लगाए हैं। ऐसे ही आरोप रंगभूमि और गोदान पर भी है। प्रथम आक्षेप, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग व्यक्ति को नीचे दिखाने के संदर्भ में करना है। एक उदाहरण द्रष्टव्य, रूपा ने अंगुली मटकाते हुए कहा, ए राम सोना, ए राम सोना। दूसरे स्तर वहां दिखता है जहाँ पंडित माता दाता दीन निम्न जाति के प्रति पूर्वाग्रह से भरे न जाते हैं। एक जगह में कहते हैं नीची जाति जहाँ भरपेट खाना खाए और टेढ़े चले, इसी से तो शास्त्रों में कहा नीच जात लाती है। अच्छा, वस्तुतः दोनों आक्षेपों के जवाब में कहा जा सकता है कि रूपा के माध्यम से प्रेमचंद बताना चाहते हैं कि बच्चों की सामाजिकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार जाति भावना बरती जाती है। पंडित दातादीन के माध्यम से उच्च जातियों की दलित विरोधी मानसिकता दर्शाई, जो कि समाज का कड़वा यथार्थ तो है ही। यहाँ तक कि कुछ प्रसंगों में प्रेमचंद दलित वर्ग के साथ खड़े नजर आते हैं। सीलिया के परिवार की विद्रोह चेतना हो या अंतरजातीय विवाह का समाधान, दोनों स्तरों पर प्रेमचंद ने एक और दलितों के शोषण के भयावह परिणाम को उल्लेख किया है। यहाँ हमें देखना होगा कि जो प्रेमचंद है यथार्थवादी उपन्यासकार है, तो जैसा समाज में देखा है ना वैसे ही लिखा है इन्होंने, कोई काट छाट नहीं की है, न डर करके किसी के डर में इन्होंने उपन्यास लिखा है, इसलिए यथार्थ का चित्रण किया है इन्होंने। इस प्रकार प्रेमचंद ने गोदान में यथार्थ का वर्णन किया है और साथ ही दलितों के प्रति संवेदना तो इनकी समस्या के समाधान पर भी लेख नहीं चलाई। 9 नंबर मिले, ठीक है, 15 में से। प्रश्न क्रमांक का, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह की संवेदना पर विचार कीजिए। 1931 में रची प्रेमचंद की कहानी ईदगाह वस्तुतः एक बालक और उसकी बूढ़ी दादी की कहानी है। कहानी का प्रथम विषय यह है कि किसी प्रकार यदि एक बच्चे से उसका बचपन छीना जाता है, उसको जिम्मेदारी लाद दी जाती है, तो अपने अभाव के कारण बच्चे को वयस्कों की भांति व्यवहार हो जाता है, जैसा कि प्रेमचंद ने लिखा है। वेरी गुड। तो यह था रवि कुमार सियाग, जिसकी 2021 में ऑल इंडिया रैंक 18 आई है हिंदी माध्यम से।